भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अमराराम गुर्जर जयपुर दौरे पर है। अमराराम राजस्थान के गुर्जर समाज के पहले विदेश सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने जयपुर प्रवास के दौरान फर्स्ट इंडिया के एसोसिएट एडिटर ऐशर प्रधान को अपने संघर्ष से सफलता की दास्तान बताई। गुर्जर ने अपने बचपन से जवानी तक की गरीबी की दास्तान सुनाई। कहा, पिता के साथ बकरियां चराकर इस मुकाम तक पहुंचा। सफलता पर रिश्तेदारों से लेकर अन्य लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन संघर्ष में लोग साथ तक छोड़ देते हैं। मुंबई में सेल्समैन तक की छोटी नौकरी से खुद का खर्च चलाया। पाली जिले के सोजत के छोटे से गांव से निकलकर मलावी में भारत के उच्चायुक्त तक का सफर तय किया। अमराराम गुर्जर रोम, इटली जैसे देशों में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। उन्होंने देश के युवाओं को खास संदेश भी दिया। कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सफलता का दुनिया के दूसरे देशों में डंका बजता है। आज भारत की दुनिया में बेहतरीन छवि है। राजस्थान की धरती के अमराराम गुर्जर ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, और खासकर ऐसे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए जिनका संघर्ष के साथ बचपन बीता हो या फिर वर्तमान में जो संघर्ष कर रहे हो। ये एक छोटी सी कहानी है जो उन्हीं के जुबानी में सुनूंगा और आपको शायद अच्छा भी लगेगा, क्योंकि अमराराम गुर्जर का नाम मलावी से लेकर इटली और इटली से लेकर भारत सभी जानते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप एक बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुए। कहते हैं कि भेड़ बकरियां चराने वाला परिवार, और बड़ा संघर्षों में बचपन बीता। आपने खुद ने भी भेड़ बकरियां तक चराई। तो वो जो दौर था, उस दौर में आप आज अपने आप को कहाँ मानते हैं? थैंक यू वेरी मच ऐश्वर्या जी। जैसा कि आपने सही कहा कि जिस परिवार से मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूँ, हमारी जो जीवन था, बचपन था, बहुत अभावग्रस्त परिस्थितियों में बीता, और वहाँ पे संघर्षों का एक मतलब पूरा फेरिस्त था। तो हमारा बचपन, जैसे मेरे पिताजी प्रीडोमिनेंटली उनका काम भेड़ बकरी चराने का था, तो जब मैं उनको साथ में था तो उनके साथ भेड़ बकरी चराया करता था। उसके बाद में 10वीं पास करने के बाद में जब हमारी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो मेरे को 1 साल ड्रॉप आउट भी होना पड़ा, क्योंकि परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी कि वो मेरे को कस्बे तक 11वीं और 12वीं के लिए भेजे। परंतु मैंने जब ये सोचा कि ऐसा नहीं है कि मैं परिवार के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं 12 महीना जो मेरा ड्रॉप आउट था उसमें मैंने प्राइवेट नौकरी के लिए मैं मुंबई गया। पहले वहाँ पे मैंने एक सेल्समैन के रूप में काम किया, तो वहाँ से थोड़ा सा मेरे को 1000 रुपये के आसपास मैंने अर्न किया। परंतु उससे मैंने सोचा इससे कुछ ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर मैंने कांडला पोर्ट गया, तो वहाँ पे मैंने एज ए मजदूरी करी। वहाँ पे ज़रूर मेरे को 4-5 महीने रहने के बाद में अराउंड 2600 या 2700 रुपये के आसपास हुआ। तो इस तरह से जब वो मेरा ड्रॉप आउट का ईयर था, तो मैंने उसको एक मीनिंगफुल तरीके से मेरे को एक आय अर्जित करके उसको पढ़ाई में करने के लिए बारे में सोचा। तो जब वापस मैं 94 में, जब 93 में मैं ड्रॉप आउट था, 94 में मैंने वापस एडमिशन लिया, तो मेरे पास उस समय ऑलमोस्ट 3600 के आसपास मेरे पास रुपए थे। मैंने पिताजी को बोला कि अब इस पैसे से मैं एटलीस्ट 11वीं 12वीं पढ़ सकता हूँ। तो उसमें फिर मेरे पिताजी ने बोला, हाँ ठीक है, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, परंतु फिर भी आप अप डाउन करिए, बेटर रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सुबह शाम हमारे काम में हाथ बटाएं। और तो फिर मेरे को मजबूरी में, मेरा ड्रीम था एक इंजीनियर बनना, परंतु वो साइंस की वजह से मैं नहीं बन पाया, क्योंकि साइंस में उस समय ट्यूशन की प्रवृत्ति बहुत होती थी, तो और फिर टाउन में रहना भी मजबूरी थी। तो मैंने कहा क्यों नहीं साइंस के बजाय आर्ट्स ही ले लिया जाए, किसी भी सब्जेक्ट में स्कोप होता है। तो फिर मैंने आर्ट्स ले लिया, और फिर मेरे को पिताजी ने बोला साइकिल ले ले, तो मैंने साइकिल लेके नेक्स्ट 2 साल तक 95 और 96 तक मैंने डेली 24 किलोमीटर, 12 किलोमीटर जाना और 12 किलोमीटर आना, कस्बे में पढ़ कर के आना। तो इस तरीके से संघर्ष रहा। मतलब 96 के बाद पर पाली के एक छोटे से गांव के हैं। हाँ, पाली में भी एक सोजत है, सोजत में भी एक छोटा सा गांव है। हमारे गांव की आबादी तकरीबन 200 या 250 है, और घर 80 या 90 घर का, तो छोटा सा, ढाणी से थोड़ा सा बड़ा रूप समझ सकते हो। आपका सिलेक्शन कौन से सन में हुआ? प्रथम प्रयास में ही हो गया? नहीं, मेरा ऐसा प्रथम प्रयास में नहीं हुआ। मैंने कॉलेज, वो भी मैंने कॉलेज भी करेस्पॉन्डेंसी किया, जो स्वयं पाठी छात्र के रूप में, क्योंकि नियमित रूप से पढ़ाई करने की हमारी परिवार की स्थिति नहीं थी। फिर 95 में मेरे पिताजी खैर एक्सपायर हो गए थे,
और फिर मेरी मम्मी भी 2000 में एक्सपायर हो गई। तो हमारी पारिवारिक स्थिति, पूरा परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। फिर बकरी भी मेरे को ही चरानी थी, तो मैं फिर प्राइवेट ही पढ़ा था। साल में एक बार एग्ज़ाम देने जाना होता था, तो पाली बांगड़ कॉलेज में एग्ज़ाम देकर के आता था। तो मैंने कॉलेज किया। फिर 2002 में फर्स्ट टाइम मैंने यूपीएससी का अटैम्प्ट दिया था। 2001 मेरा वो ग्रेजुएशन था। परंतु अब हमारे को कोई एक्सपोजर नहीं था यूपीएससी के बारे में, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस। तो ऑब्वियसली कोई यूपीएससी ऐसे जोक तो है नहीं, तो सिलेक्शन होना ही नहीं था, प्रीलिम्स में ही फेल हो गया था। परंतु फिर मैंने सोचा कि यूपीएससी की बजाय मीन वाइल टाइम बीइंग क्यों नहीं छोटी नौकरी में ही कोशिश की जाए, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। क्योंकि आपको पहले एक परिवार के लिए आपको एक आय का सोर्स चाहिए। फिर आपकी कहाँ जॉब लगी? तो सबसे पहले फिर मैंने टीचर में कोशिश किया। मेरा केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया था, तो केंद्रीय विद्यालय में टीचर रहा। उसके बाद में फिर मैं राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर में भी भरा था। तो पूरे राजस्थान में मेरा 2005 बैच है, उसमें मेरी पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक आई थी। तो फिर मैं वहाँ से केंद्रीय विद्यालय से छोड़ करके इसमें राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने बाद में सोचा क्यों नहीं, अब जो मेरा अल्टीमेट गोल एक्चुअल में 2002 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट से ही मेरे को एक दिन यूपीएससी का दिमाग में था। परंतु 2002 से आप 2006 तक समझ सकते हैं, वो एज ए हॉल्ट पे था कि अभी मीनवाइल कोई जॉब पकड़ लेते हैं, बट अल्टीमेट गोल यूपीएससी था। तो 2006 में फिर मैं सब इंस्पेक्टर बनने के बाद और एकेडमी से पास आउट होने के बाद में मैंने अगेन अटैम्प्ट दिया। वो सेकंड अटैम्प्ट था। तो उसमें मैं प्रीलिम्स क्लियर किया और मेंस में ओनली 5 मार्क्स से रहा था इंटरव्यू कॉल से। परंतु मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं मतलब यदि 5 मार्क्स से रहा हूँ इंटरव्यू कॉल से तो मैं कर सकता हूँ, मतलब आई कैन डू इट। फिर नेक्स्ट टाइम फिर मैंने 2007 का अटैम्प्ट था, फिर मैंने उसमें पूरे मेहनत से दिया और पूरे भारत में मेरी 140वीं रैंक आई थी। ऐसा कहते हैं कि गुर्जर समाज से आप पहले व्यक्ति हैं जो किसी देश में राजदूत बने हैं आज़ादी से लेकर अब तक। फैक्चुअली ऐसा है मोटे तौर पर, क्योंकि मैं गुर्जर समाज के लोगों से बात करता हूं तो राजस्थान के लोग तो यही कहते हैं, राजस्थान से पहले व्यक्ति। करेक्ट, राजस्थान से मैं गुर्जर समुदाय से प्रथम भारतीय विदेश सेवा का अधिकारी हूं और राजस्थान के गुर्जर समुदाय से मैं पहला आईएफएस अधिकारी हूं जो भारत के तरफ से किसी कंट्री में राजदूत या उच्चायुक्त है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है और इससे मुझे कई बार बहुत प्राउड फीलिंग होता है कि एटलीस्ट आज मेरे को हमारे भारत को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, जो एक ज़माने में कब हम मतलब हमारे सोच से भी परे था। देखिए, एक दौर ऐसा भी है जब कर्नल वैसला ने कोशिश की, रिजर्वेशन भी मिला, रिजर्वेशन मिलने के बाद एक युवा तेजी से आगे बढ़ने लगे हैं। गुर्जर नहीं, सभी समाजों के बच्चे, क्योंकि संघर्ष किसी भी समाज में हो सकता है। बहुत सारे समाज है, मैं तो कहता हूं कि सवर्ण हो या फिर SC ST OBC, कोई भी गरीबी में हो सकता है किसी भी स्थिति में। तो अब आपको लगता है कि आप उस मुकाम पर है, अब आप दूसरे देश में भारतीय विदेश सेवा से हैं, राजदूत के तौर पर नियुक्त हैं, तो आपको लगता है कि एक समय ऐसा आए जब आप और युवाओं के लिए उनको बूस्ट अप करें, उन्हें समझाएं कि हाँ आप भी जा सकते हैं, आप संघर्ष करते रहिए, हार मत मानिए। बिल्कुल, सर्टेनली मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं। और क्योंकि जो हमारे टाइम में जो संघर्ष का दौर था वो एक अलग टाइप का संघर्ष था। अब ज़माना बहुत बदल गया। पिछले 20-25 साल में आप देखें तो टेक्नोलॉजी की वजह से अब वो समय नहीं रहा जो आपके समय और मेरी जनरेशन ने जो देखा था। क्योंकि उस समय पॉवर्टी बहुत मतलब एब्जेक्ट पॉवर्टी थी, तो मतलब वहाँ पे आपका एक्सेस नहीं था। अभी आजकल टेक्नोलॉजी एक्सेस है, एक्सपोजर है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके हैंड में ही, मोबाइल में ही आपको पूरी दुनिया केंद्रित है। तो एक्सपोजर का कोई कमी नहीं है। और पैसे भी, लोगों का जो इनकम लेवल है वो बहुत बड़ा है, वो पॉवर्टी नहीं रही अब कि पहले आपको पर मंथ आपके पास एश्योर्ड इनकम नहीं थी। एक बात और कही जाती है कि जब आप सफल होते हैं तो बहुत सारे रिश्तेदार भी आपके बन के आ जाते हैं, बहुत सारे जानकार आ जाते हैं, लेकिन जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो कोई नहीं आता है। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भी अपने भाषणों में कुछ इस तरीके की बात बोले थे, मुझे याद है कि जब आप सफल होते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं। उन्होंने कोई एग्जाम्पल दिया था किसी मामले में, तो सही बात है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखो कि जब आपके विपरीत परिस्थितियाँ होती है और उस समय क्या है कि आपको एक्चुअल में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है कि आपके अपने कौन है और पराये कौन है। तो उस समय जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब आपके मतलब अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा, इवन मेरे क्लोज रिलेटिव्स भी है।
तो वो समय होता है क्योंकि आप हमेशा रिसीविंग एंड पे होते हो, क्योंकि में फिर कहना शुरू कर देते हैं ये तो मेरे रिश्तेदार हैं। एग्जैक्टली जब आप एक बार सक्सेस हो जाते हो तो फिर लोग आपके बारे में ही, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है, नज़रिया बदल जाता है। नहीं, हम तो पहले से ही सोच रहे थे, ये तो बहुत होशियार था, ये वो, मतलब पहले से ही हमारे को उम्मीद थी कि कुछ नाम रोशन करेगा। परंतु जब संघर्ष के दिन होते हैं ना, तब लोग बोलते हैं कि नहीं, कहाँ नौकरी मिलेगी, ऐसे आप घूमते फिरते हो। तो ये देखो ह्यूमन नेचर है। आखिरी सवाल और अंग्रेजी जो है जब आप गांव में पढ़ते होंगे तो आपके लिए ऐसे लगता होगा कि यार ये तो अंग्रेजी बोल रहा है, बहुत फ्लुएंटली बोल रहा है, ये तो अंग्रेज है। तो वहाँ जाकर आपने अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया, क्योंकि आप तो ऐसे देशों में जहाँ पर आपको फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। जब देखो शुरू में हम भारतीय विदेश सेवा में ज्वाइन किया था तो उस समय लोग लगता था बहुत हिंदी माध्यम से बहुत कम लोग, और स्पेशली रूरल बैकग्राउंड के लोग जनरली बहुत कम लोग हैं जो फॉरेन सर्विस ज्वाइन करते हैं। तो उस समय हमारे को भी इनिशियली थोड़ा सा चैलेंजेस थे। तो परंतु ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब सीख नहीं सकते हो। जब हमने पूरा मेहनत किया, ज़रूर 2, 3, 4 साल, तो आज मतलब एकदम अच्छी जगह है। और लैंग्वेज से ऑफ कोर्स आपका, क्योंकि प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है। परंतु अभी जैसे हिंदी भी है, हिंदी का भी विश्व पटल पे दर्जा बढ़ रहा है, भारत के जो स्टेचर बढ़ रहा है, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे कुछ कंट्रीज़ में हिंदी में भी आप बोल सकते हैं, हमारी लीडरशिप भी एनकरेज करती है। बट ऑब्वियसली हिंदी, मैं इंग्लिश को कोई ऐसे बैरियर नहीं मानता, और ऐसा भी नहीं मानता हूँ कि बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ है। क्योंकि हम जैसे पहले हम 6th क्लास से इंग्लिश शुरू किया, 10th तक हमने पढ़ा, वो भी मतलब इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, नॉट पूरा इंग्लिश मीडियम। उसके बावजूद ठीक है, हमने यूपीएससी हिंदी माध्यम में क्लियर किया। परंतु आज विश्व पटल पे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अच्छी इंग्लिश में कमांड हो गई। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ की नहीं जा सकती है, आपमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दृढ़ निश्चय ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति तमाम सुख सुविधाओं के साथ पैदा हो और वो उन चीज़ों को हासिल कर ले जिनका सपना देखा था। और जो संघर्ष करता है, संघर्ष के साथ भी उन चीज़ों को हासिल किया जा सकता है, एक बड़ा उदाहरण है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि गुर्जर समाज जो है, क्योंकि गुर्जर समाज काफ़ी पिछड़ा रहा था, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने संघर्ष भी किया, रिजर्वेशन भी मिला, तो उससे पहले के दौर में इन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया। रिजर्वेशन वाली बात अलग है, उससे पहले ही इन्होंने अपने आप को प्रूव किया, और आज भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं दूसरे देशों में, जहां भारत सरकार भेजती है वहां जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी युवा इनसे प्रेरणा भी लेंगे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।